अपने आप को म्यूट करिए, आप सभी म्यूट करें, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। देखिए, आपका पेपर MCS 022 मुझे असाइन किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग। एम आई ऑडिबल? आप सभी को मैं सुनाई दे रहा हूँ? हेलो? ओके ओके, आप यस सर, सुनाई दे रहा है। ठीक है, अपने आप को म्यूट करें और लेक्चर सुने मेरा। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग जो आपका MCS 022 है, इसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 40 मिनट्स की आज की क्लास है, होपफुली टाइम पे कंप्लीट हो जाए। जब ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं तो जो सबसे कॉमन और जो सबसे मोस्ट यूजेबल वर्ड होता है वो होता है आपका यूज़र इंटरफेस। कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस या UI की जब हम बात करते हैं तो UI को जब हम डिफाइन करते हैं, बेसिकली UI एक ऐसा स्पेस होता है इंटरेक्शन के लिए जो ह्यूमंस और मशीन के बीच में प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट कि इस इंटरेक्शन की मदद से जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा रही है ह्यूमंस के बीच में और मशीन के बीच में, वो प्रॉपरली प्रोपोगेट हो सके। या इसको अगर टेक्निकली डिफाइन करने की कोशिश की जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द user interface, then you can say that user interface is a friendly experience where user can interact with the hardware and software in a natural and intuitive way। आसानी के साथ और सहज तौर पे जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं उनसे यूज़र जो है इंटरेक्ट कर सकता है, अपनी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट कर सकता है और कॉरस्पॉन्डिंगली मशीन जो है वो आंसर कर सकती है अपनी ही लैंग्वेज में, और उस लैंग्वेज को इंटरफेस की मदद से ही पहुंचाया जा सकता है यूज़र को, जिसे यूज़र अपने अकॉर्डिंग समझ सके। क्योंकि हर एक मशीन लैंग्वेज को यूज़र आसानी से समझ नहीं सकता, तो उस मशीन लैंग्वेज में या किसी ऐसी लैंग्वेज में जो ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, एक ऐसे इंटरफेस की ज़रूरत होती है ताकि उन सभी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सके मशीन और ह्यूमन बीइंग के बीच में। आगे अगर बढ़े तो इसी यूज़र इंटरफेस को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, जो हैं आपके कॉमन कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो आपका एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है। टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस में यूज़र को प्रॉम्प्ट किया जाता है जहाँ पे वो अपने कमांड्स को टाइप कर सके। कमांड्स को सब लेट एडमिट हो रहे हैं। कमांड्स को टाइप किया जाता है और उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो रिस्पॉन्सेज भी आपके उसी वे में रिसीव किए जाते हैं। मीन्स टेक्स्ट के फॉर्म में कमांड्स जाते हैं और टेक्स्ट के ही फॉर्म्स में ही उनका रिस्पॉन्स आता है। आप यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं, विंडोज़ में सी प्रॉम्प्ट को और लाइनक्स में यहाँ पे जो बैश शेल में है सी प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे रूट सर्वर पे जो है वो हैश के साथ है, वो आपका कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन इंटरफेस का जो बेसिक एडवांटेज है वो ये होता है कि वो फास्टर होता है इंटरफेस के तौर पे। दूसरा, कमांड लाइन इंटरफेस रैम को यूज़ करता है, इसलिए उसकी मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम होती है। और नेक्स्ट, क्योंकि सिस्टम के साथ वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा होता है, इसलिए CPU टाइम की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम होती है और इसी वजह से उसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है। और नेक्स्ट और लास्ट है, क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेस किसी भी तरीके के कोई ग्राफिकल इंटरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी ग्राफिक्स के फॉर्म में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसी वजह से वो रेजोल्यूशन स्क्रीन का कम होता है और रेजोल्यूशन स्क्रीन का कम होने की वजह से वो सस्ता होता है। तो ये सब उसके बेसिक एडवांटेजेस होते हैं। इन एडवांटेजेस के बाद अगर आगे बात की जाए कि कमांड लाइन इंटरफेस के अगर इतने फ़ायदे ही थे तो फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए, कमांड लाइन इंटरफेस में कोई भी काम अगर होता था तो वो
कमांड्स के ही थ्रू होता था। तो इसलिए जो भी नॉन प्रोग्रामर्स हुआ करते थे या जो नोवाइस यूजर हुआ करते थे, जो इनएक्सपीरियंस्ड यूजर्स हुआ करते थे, तो इनएक्सपीरियंस्ड यूजर्स को उन कमांड्स को याद करना पड़ता था। तो पहली प्रॉब्लम होती थी कि वो सारे के सारे काम इनको कमांड्स की मदद से ही करने होते हैं। तो देयर आर लॉट मोर कमांड्स यहाँ, जैसा कि मैंने मेंशन किया है, देयर आर अबंडेंट कमांड्स। कमांड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। कमांड्स ज़्यादा हो जाने के बाद फिर प्रॉब्लम आई कि उन सब कमांड्स में प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट होती थी कि कमांड्स को प्रॉपरली जो है वहाँ पे केयरफुली और प्रॉपरली उसे लिखा जाए। तो प्रॉपरली और केयरफुली लिखने के लिए उनमें स्पेलिंग की प्रॉब्लम आती थी कि अगर आपको उसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती थी, तो स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से वो उनके एग्जीक्यूशन के बाद किसी न किसी तरीके की फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो इसी वजह से कमांड लाइन इंटरफेस के अपने बेनिफिट तो होते थे, लेकिन वो हर टाइप के यूजर के लिए बेनिफिशियरी नहीं हुआ करते थे। तो इस वजह से एक नए इंटरफेस की रिक्वायरमेंट उठी। वो जो नया इंटरफेस था वो था आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जो कि यूजर को इनेबल करता है, जिसकी मदद से यूजर कम्युनिकेट कर सकता है कंप्यूटर के थ्रू थ्रू सिंबल्स। कुछ सिंबल्स की मदद से, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से, कुछ विजुअल मेटाफर्स की मदद से वो इंटरेक्ट कर सकता था। और उससे जब वो इंटरेक्ट होता था तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता था। यूजर को कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सीधे क्लिक और डबल क्लिक और इस तरीके की एक्टिविटीज के थ्रू वो अपने एक्शंस को परफॉर्म करता था। जब जीयूआई की बात आती थी तो एक और इम्पोर्टेंट टर्म इसमें आता था, WIMP। WIMP जो कि एक्रोनिम है आपका विंडोज आइकन्स मेन्यूज और पॉइंटर। ये जब यूज किए जाते थे तो ये WIMP ही GUI के आपके फीचर्स हुआ करते थे। मीन्स जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में काम किया जाता था तो देयर आर लॉट मोर विंडोज। विंडोज कई सारे प्रेजेंट हो सकते थे, पॉपअप विंडोज प्रेजेंट हो सकते थे, आइकन्स प्रेजेंट होते थे जो कि एक स्मॉल इमेजेस हुआ करती थी, मेन्यूज, सब मेन्यूज, और पॉइंटिंग डिवाइस होते थे। पॉइंटिंग डिवाइस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एरो। तो इन सब फीचर्स की मदद से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देखिए आप में से जिन्होंने क्लास में प्रॉपरली नहीं पढ़ना है तो यहाँ से क्विट करें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। म्यूट करें और क्लास में इंटरेक्ट करें, समझें। ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ। सभी पहले म्यूट करें। क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं तो पढ़ें। आप सभी म्यूट करें अपने। ओके, जीयूआई से फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं कि जीयूआई जो बेसिकली था एक मेजर एडवांटेज हुआ करता था सीएलआई पे, कमांड लाइन इंटरफेस पे, क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेस की अपने ड्रॉबैक्स हुआ करते थे। उन ड्रॉबैक्स में पहला ड्रॉबैक ये था कि देयर आर लॉट मोर कमांड्स। किसी भी छोटे से छोटे काम को परफॉर्म करने के लिए उसमें कमांड को यूज़ करना पड़ता था। दूसरा, प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट होती थी कि जब तक कोई प्रिसीजन स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाती थी तो उसके कारण किसी न किसी टाइप के फेल्योर के होने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए, इन सभी चीज़ों से ओवरकम होने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज़ किया गया। और जैसा कि मैंने बताया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो आपका सिम्बल्स और विजुअल मेटाफर्स के साथ साथ यूजर से इंटरेक्ट होता था। WIMP एक ऐसा एक्रोनिम है जो कि इसके एक फीचर के तौर पे आगे यूज़ किया जाता था। इसके बाद एक नया टर्म जो आया वो आपका आया, या नया जो टॉपिक है वो है आपका एक्स विंडोज सिस्टम, या एक्स, या
X11, ये तीनों एक ही टर्म, एक ही टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हैं। जब GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया गया, तो जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम थे लाइक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को उस तरीके से प्रोपोगेट नहीं करता था, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से उसमें काम करने में उतनी हेल्प नहीं मिलती थी, उतना ज़्यादा इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट नहीं मौजूद हो पाता था जो कि बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ में हो पाता था। तो इस वजह से एक्स विंडोज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। एक्स विंडो बेसिकली आपका एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है यूनिक्स लाइक सिस्टम के लिए, और यूनिक्स लाइक सिस्टम में अगर एक्स विंडो सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश की जाए, एक्स विंडो सिस्टम, ये म्यूट करें जो बाद में आए हैं। एक्स विंडो सिस्टम जो है वो एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म और क्लाइंट सर्वर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम हुआ करता था, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता था डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एनवायरनमेंट में। देखिए यहाँ पे तीन बातें इंपॉर्टेंट है। ओपन सोर्स, दैट इज इट इज फ्री फॉर ऑल। क्रॉस प्लेटफॉर्म मींस अगर एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया जा रहा है जो कि GUI बेस्ड सिस्टम नहीं है, और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर जहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म की मदद से नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर ग्राफिकल इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से काम किया जा सकता था। तो इसलिए ये क्रॉस प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड कराता था। नेक्स्ट वन, क्लाइंट सर्वर बेस्ड ये सिस्टम हुआ करता था। क्लाइंट सर्वर बेस्ड सिस्टम मींस कि अगर होस्ट मशीन और लोकल मशीन वो जो दोनों डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, मींस रिमोट एरियाज में हैं, तो भी ये सर्विस प्रोवाइड की जा सकती थी। और जब क्लाइंट सर्वर की बात की जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एनवायरनमेंट की बात की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि यूनिक्स लाइक सिस्टम में एक्स विंडो सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड कराने की एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे GUI को इंट्रोड्यूस किया जा सके। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में आप जानते हैं कि क्लाइंट जो है वो रन करता है लोकल मशीन पे, और जो सर्वर होता है वो रिमोट एरिया पे अवेलेबल होता है, और सर्वर ही सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक आप अपने सिस्टम पे जब से वेब ब्राउज़र को जब ओपन करते हैं तो आपकी लोकल मशीन पे ही वो वेब ब्राउज़र एज अ क्लाइंट अवेलेबल होता है, और वेब ब्राउज़र की मदद से अगर आप किसी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं तो वो सर्वर उस वेबसाइट को ओपन करता है। लेकिन एक्स विंडो सिस्टम में ये क्लाइंट सर्वर मॉडल का रिवर्स पैटर्न हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, एक्स विंडो सिस्टम जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता था नॉन ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल रिवर्स फॉर्म में हुआ करता था। मींस सर्वर रन करता था लोकल मशीन पे और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता था, सर्विसेज लाइक डिस्प्ले सर्विसेज, क्योंकि ग्राफिकल इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो क्लाइंट पे नहीं अवेलेबल होता था, उसको सर्वर की मदद से मौजूद कराना था। तो सर्वर अपनी सर्विसेज देता था, लाइक ये अपनी सर्विसेज डिस्प्ले के फॉर्म में देता था, डिस्प्लेइंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता था, डिस्प्ले विंडो प्रोवाइड कराता था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता था क्लाइंट्स प्रोग्राम्स को। यहाँ पे क्लाइंट, जैसा कि मैंने बताया कि सर्वर लोकल मशीन पे होता था, और क्लाइंट जो होता था वो रिमोट एरिया में होता था, रिमोट प्लेस पे होता था। ऐसा भी हो सकता था कि जो आपका क्लाइंट है वो रिमोट एरिया में हो, और ऐसा भी हो सकता था कि आपका क्लाइंट है वो लोकल मशीन पर भी हो। तो लोकल मशीन में अगर क्लाइंट मशीन होगी और लोकल सर्वर मशीन भी जो है वो आपका लोकल मशीन में होंगी, तो दोनों ट्रांसपेरेंट होते थे। मींस लोकल मशीन और आपका सर्वर मशीन, इन दोनों को इजीली डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में हुआ करते थे। यहाँ पे एक्स विंडो सिस्टम
या X11 या X, इसका एक लेआउट बनाया गया है और ये समझाने की कोशिश की गई है कि क्या एग्जैक्टली कैसे ये काम करता था। देखिए यहाँ पे X सर्वर जो कि सेंटर पे है, X सर्वर एक्सेप्ट करता था रिक्वेस्ट को, जो रिक्वेस्ट ग्राफिकल आउटपुट के फॉर्म में आती थी कि किसी नॉन ग्राफिकल इंटरफेस वाले मशीन के द्वारा ग्राफिकल आउटपुट को प्रोवाइड कराना है। तो सर्वर एक्सेप्ट करता था उन रिक्वेस्ट को जो कि ग्राफिकल आउटपुट के फॉर्म में, मींस विंडो के फॉर्म में प्रोवाइड करानी होती थी, और इन सभी रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करता था लोकल कीबोर्ड से और लोकल माउस के थ्रू। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक्स सर्वर है, एक्स सर्वर कीबोर्ड और माउस के थ्रू रिक्वेस्ट करता था। हेलो, जी सर। आई थिंक ये टाइम, हेलो, यस सर। यस सर। यस सर बोलिए। ओके मैं स्टार्ट करूँ, मुझे लगा कि टाइम इसमें ओवर हो गया हो। वेल वी हैव 5 मिनट्स और फिर 20 मिनट्स हो। मैंने जैसे कि बताया कि एक्स विंडो का आपने यहाँ पे पैटर्न देखा कि एक्स पैटर्न, एक्स विंडो में एक्स सर्वर जो इसका मेन कंपोनेंट होता था वो आपके लिए या सिस्टम के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता था लोकल कीबोर्ड और माउस के थ्रू। एक वेब ब्राउजर या एक टर्मिनल एम्यूलेटर हुआ करता था जो कि रन करता था, और ये टर्मिनल या टर्मिनल एम्यूलेटर जो होता था ये रन होता था रिमोट मशीन पे। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं कि एक्स क्लाइंट जो एक्स टर्मिनल है, म्यूट करें जो है, राहुल तिवारी म्यूट करें। ये एक्स क्लाइंट है, ये एक्स क्लाइंट ही वो मशीन है जहाँ पे रिमोट एरिया पे इसकी अवेलेबिलिटी है, और इस एक्स क्लाइंट पे GUI की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इस एक्स क्लाइंट का एक एम्यूलेटर हुआ करता था जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, एक्स क्लाइंट मींस एक्स टर्मिनल। तो ये एक्स टर्मिनल इस एक्स क्लाइंट का ही एक इम्यूलेटर है, मींस इसका एक 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 इसकी एक कॉपी है, जो इसकी एक कॉपी एक्स सर्वर पे रन होती थी, जो कि ये एहसास दिलाती थी, ये मौजूदगी कराती थी कि एक्स क्लाइंट जो कि रिमोट एरिया में या रिमोट प्लेस पे अवेलेबल है, उसी की एक कॉपी यहाँ पे मौजूद है सर्वर के पास। तो जो कोई भी रिक्वेस्ट आती थी एक्स क्लाइंट के पास, वो रिक्वेस्ट इसी की एक कॉपी के थ्रू एक्स सर्वर के पास पहुंच जाती थी, और एक्स सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को इनपुट डिवाइस के थ्रू एक्सेप्ट करता था और उसे आउटपुट डिवाइस पर, मींस जो आउटपुट डिवाइस ग्राफिकल फॉर्म में होता था उसे एक्स सर्वर पे ही डिस्प्ले कर देता था। तो इस तरीके से एक्स क्लाइंट का एक इम्यूलेटर जो यहाँ पे मौजूद है, जो कि नॉन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए है, और इस नॉन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करा रहा है एक्स सर्वर। इसीलिए ये एक्स सर्वर यहाँ पे स्क्रीन के थ्रू अटैच्ड है कि इस एक्स सर्वर का स्क्रीन जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है, वो एक्स सर्वर के थ्रू एक्स क्लाइंट को मौजूद करा दिया जाता था, और जो कि एक्स क्लाइंट आपका नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हुआ करता था। तो इस तरीके से लोकल मशीन पे एक्स सर्वर को और एक्स क्लाइंट को रन कराया जाता था। एक्स सर्वर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता था जो कि रिक्वेस्ट के तौर पे एक्स क्लाइंट की तरफ से आती थी। इसके 3 कंपोनेंट यहाँ पे देखे गए, एक्स सर्वर, एक्स क्लाइंट और विंडो मैनेजर। एक्स सर्वर जो है वो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता था डिस्प्लेइंग एक्टिविटी के लिए, एक्स क्लाइंट रिक्वेस्ट करता था जो कि नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला सिस्टम हुआ करता था,
और विंडो मैनेजर वो मैनेजर हुआ करता था जो कि सारे के सारे आपके जो टूल्स होते हैं लाइक एरो की, मेन्यूज, डायलॉग बॉक्सेस और विंडोज, इन सभी को मैनेज करने का काम विंडोज मैनेजर किया करता था। इसके अलावा एक और टर्म इसमें आता है आपका एक्स विंडो टूल किट और एक्स लिब एक्स लाइब्रेरी हुआ करती थी। और टूल किट में बिल्कुल टूल किट बेसिकली आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू बॉक्सेस के तरह या फिर चेक बॉक्सेस या फिर ऑप्शन बॉक्सेस की तरह से हुआ करता था, जो कि आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा। डिफरेंट तरीके के जो फॉर्म्स अवेलेबल हुआ करते हैं, डिफरेंट तरीके के जो यूजर इंटरफेसेस अवेलेबल हुआ करते हैं, उन सब की जो टूल किट होती है वो एक्स विंडो टूल किट और एक्स लाइब्रेरी में मौजूद हुआ करती थी। ये सभी असिस्ट करती थी एक्स को, मीन्स एक्स विंडो सिस्टम को या X11 को, जिसकी मदद से जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या GUI सिस्टम मौजूद कराया जाता था नॉन ग्राफिकल सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सभी ने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी है, जानी है, समझी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस होता है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक्ट करता है। लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करने के बारे में बात की जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट मेयरली द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। हार्डवेयर और यूजर के बीच में केवल ये इंटरफेस ही नहीं होता, बल्कि इससे ज़्यादा कुछ होता है। वो क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक एन इंटरमीडिएरी प्रोग्राम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर। लेकिन हार्डवेयर और यूजर के बीच में ऐसे इंटरमीडिएरी प्रोग्राम की जरूरत क्या थी? मींस ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस एक ऐसा एनवायरनमेंट मौजूद कराना होता था जो कि कन्वीनियंट और एफिशिएंट होता था, सो दैट यूजर कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरमीडिएरी प्रोग्राम है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, सो दैट यूजर अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट वे में और कन्वीनियंट वे में रन करा सके। यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स हैं तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स हैं। जब नंबर ऑफ यूजर्स होंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स होंगे और रिसोर्स एक ही होगा या रिसोर्सेज होंगे, तो उन सभी रिसोर्सेज के लिए वो सभी के सभी यूजर्स आपस में डिमांड करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होंगे। लाइक जो यूजर 1, यूजर 2 और 3 और 4 है, उन सभी के लिए जितने भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स हैं, उन सभी एप्लीकेशंस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट मेमोरी के तौर पे हार्डवेयर के पास जाएगी और सभी के सभी यूजर्स मेमोरी की रिक्वायरमेंट को रिसीव करना चाहेंगे, मेमोरी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहेंगे। तो उन सभी के बीच किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का काम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये इसका वाइडर एस्पेक्ट है। अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेयर डेफिनेशन है कि इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ये एक लेमैन की डेफिनेशन है। इससे डिफरेंट टर्म्स में, इसके वाइडर टर्म्स में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिंगल लाइन डेफिनेशन के तौर पे अगर डिफाइन करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट अ रिसोर्स मैनेजर। एक ये रिसोर्स मैनेजर होता है जो कि मैनेज करता है रिसोर्सेज को, क्योंकि सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं। सिस्टम को खुद को रन कराने के लिए सिस्टम प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं ताकि सिस्टम प्रॉपरली काम कर सके। और उन सिस्टम पे जो यूजर के प्रोग्राम्स होते हैं लाइक एप्लीकेशन प्रोग्राम, क्योंकि यूजर अपने अपने इंडिपेंडेंट प्रोग्राम के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। एक यूजर अगर MS वर्ड पे काम कर रहा होगा तो दूसरा यूजर पेंट पे काम कर रहा होगा या वेब ब्राउजर पे इंटरेक्ट हो रहा होगा। तो हर एक यूजर अपने अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम पे काम कर रहा होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिस्टम में दो टाइप की मेजर एक्टिविटीज हो रही होंगी, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू और एक सिस्टम को खुद रन कराने के लिए सिस्टम प्रोग्राम्स के थ्रू। तो ये जो दो डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोग्राम्स रन कर रहे होंगे तो उनके लिए जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी लाइक मेमोरी, जो मोस्टली वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रोमिनेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होगा रिसोर्स मैनेजर के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी क्लासेस को रिजॉल्व करता है, उन सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, उन सभी रिक्वायरमेंट को मैनेज करता है, सो दैट सिस्टम कैन परफॉर्म इन अ एफिशिएंट एंड इन अ वेल मैनर्ड वे। सिस्टम को दो तरीके से, ऑपरेटिंग सिस्टम को दो तरीके से देखा जा सकता है, एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है तो यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को, या यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है तो वो रिसोर्सेज को मोनोपोलाइज कर लेता है। उसका ये नजरिया होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो सभी उस यूजर के लिए एकाधिकार के तौर पे हैं, और यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यूजर को इस बात से फर्क पड़ता है कि उन जितने भी जब यूजर जब उस सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है या ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है तो वो उसके साथ कितनी इजी वे में इंटरेक्ट कर पा रहा है। सो द ईज ऑफ यूज इज मच इम्पॉर्टेंट जब यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम को व्यू किया जाता है। तो ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है सिस्टम व्यू, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर सिस्टम व्यू से अगर देखा जाए तो सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि हमने बताया कि ये रिसोर्स मैनेजर होता है, मींस ये रिसोर्स एलोकेटर होता है। नंबर ऑफ प्रोग्राम्स में रन कर रहे होते हैं, सिस्टम के भी प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं और यूजर के प्रोग्राम्स भी रन कर रहे होते हैं। तो सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूजर को, सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा जाए तो वो रिसोर्सेस को प्रोवाइड कराने का काम कराता है, सो दैट परफॉर्मेंस जो है उनमें ऑप्टिमम हो, बेस्ट परफॉर्मेंस हो सके, सीपीयू कम से कम समय के लिए आइडल बैठ सके, सभी के सभी रिसोर्सेज, सभी रिक्वायरमेंट को मौजूद कराया जा सके, और किसी भी तरीके का वेस्टेज ऑफ टाइम या परफॉर्मेंस की डिग्रेडेशन ना हो सके। ये सिस्टम का नजरिया होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने का। यूजर के नजरिए से, जैसा कि मैंने बताया, यूजर केवल अपनी कंफर्ट को, अपनी कन्वीनियंस को देखेगा, उसे रिसोर्स की यूटिलाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका काम होना चाहिए जिसकी वजह से वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को वो यूज कर रहा है, उसे नहीं फर्क पड़ता कि सिस्टम जो है वो स्लो हो रहा है या डाउन, और उसका काम समाव होना चाहिए। लेकिन अगर सिस्टम के नजरिए से देखा जाए, सॉरी सर, बट स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन सर गायब हो गई है। स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है इस वक्त, पता नहीं सर, स्क्रीन सर शो नहीं हो रही है सर। रुकी हुई सर है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की, और उसके नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3, इसके आगे सर कुछ आ ही नहीं रहा है। वन सेकंड। इस वक्त यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की स्लाइड आप लोग देख रहे हैं? यस सर, आ रही है। यस सर, अब आ रही है। फाइन। आप ऐसे कोई मिस्चीव एक्टिविटी मत कीजिएगा इस पे, इन स्लाइड्स पे किसी भी तरीके का रब करके स्केचेस डाउन कीजिएगा, ऐसा कुछ ना करें। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने दो पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू एंड सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था तो उससे पहले सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, जहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज को सीरियली परफॉर्म किया जाता था। उसके लिए इनपुट डिवाइस आपकी मैग्नेटिक टेप हुआ करती थी या कार्ड रीडर हुआ करते थे, और उस वक्त मशीन का साइज भी बहुत बड़ा हुआ करता था। तो उन सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कार्ड रीडर के थ्रू जॉब्स को प्रोवाइड करा दिया जाता था, और क्योंकि इनपुट डिवाइसेस सीरियल एक्सेप्ट करते थे इनपुट्स को, तो इनपुट को सीरियली एक्सेप्ट करने की वजह से उनकी प्रोसेसिंग भी सीरियल वे में होती थी, और सीरियल वे में हो जाने के बाद जब तक कि उसका कंप्लीशन नहीं हो जाता था तब तक कि दूसरा जॉब एक्सेप्ट नहीं होता था। इसकी वजह से प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो गई थी। तो जब इस प्रोसेसिंग को स्लो
हो जाने के बाद इसको ओवरकम करने की बारी आई तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस कॉन्सेप्ट पे था कि जितने नंबर ऑफ जॉब्स या प्रोग्राम्स हैं उन सभी को बैच के फॉर्म में इनपुट डिवाइसेस को प्रोवाइड करा दिया जाए और बिना किसी प्रोग्रामर या यूजर के इंटरवेंशन के उन सभी जॉब्स को जो कि ग्रुप में उन सभी प्रोग्राम्स को या जॉब्स को इनपुट किया गया है इनपुट डिवाइसेस में, वो वन आफ्टर वन एग्जीक्यूट होते जाएं। इस तरीके से प्रोसेसिंग की स्पीड भी बढ़ गई। यहाँ पे जो जॉब्स जिनको ग्रुप के फॉर्म में इनपुट किया गया था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि वो सभी जॉब्स या वो सभी प्रोग्राम्स सिमिलर नीड्स के हुआ करते थे। मींस अगर एक प्रोग्राम जोड़ने का है और एक प्रोग्राम सब्ट्रैक्ट करने का है तो सभी जोड़ने के प्रोग्राम एक बनाया जाता था जोड़ने का और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड कर दी जाती थी। तो प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो स्पीड अप हो गई क्योंकि रिक्वायरमेंट सभी प्रोग्राम्स की एक ही हुआ करती थी और उनको ग्रुप के फॉर्म में बैच के फॉर्म में सिस्टम में एंटर कर दिया जाता था और सिस्टम या कंप्यूटर बेसिकली उनको रन कराता था। अब नंबर ऑफ जॉब्स या नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो इसको में सिस्टम में इनपुट कर दिए गए हैं उन सबको किस तरीके से पिकअप किया जाए, किस तरीके से उसको स्टार्ट किया जाए, इसके लिए कमांड्स को इनपुट किया गया और उन सभी कमांड्स को जॉब कंट्रोल लैंग्वेज JCL में बैच के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया। कमांड्स जो होते थे वो आपके एम्बेडेड हुआ करते थे कार्ड्स में, उन कार्ड को इंसर्ट किया जाता था और वो JCL जो होते थे वो आपके किसी भी जॉब के बिगिनिंग को और किसी भी जॉब के एंड को बताया करते थे कि किसी जॉब का स्टार्टिंग कब होना है और किसी जॉब का एंड कब होना है। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते थे कि किसी भी जॉब की रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या है, मींस किसी जॉब को कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था जहाँ पे सिमिलर नीड्स के जितने जॉब्स हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता था और उन सबको ग्रुप करने के बाद इनपुट डिवाइस में फीड कर दिया जाता था और बिना किसी प्रोग्रामर इंटरवेंशन के वो सारे प्रोग्राम्स या जॉब्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होते थे, जिसके लिए JCL का यूज किया गया, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज का। जॉब कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली आपकी एक कमांड्स का सीक्वेंस हुआ करती थी और वो ये बताती थी कि किसी जॉब का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और उस जॉब का एंड पॉइंट क्या है। जॉब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जांपल है वो आपका पेरोल सिस्टम है। पेरोल सिस्टम फोरकास्टिंग एनालिसिस और जो आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, वहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जा सकता था। यहाँ पे आप जो लेआउट देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ यूजर एरिया, इस यूजर एरिया में ही सारे के सारे जॉब्स या प्रोग्राम्स जो होते थे वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिए जाते थे, फीड कर दिए जाते थे और वो सभी यूजर को उसको वेट नहीं करना पड़ता था और उन सभी की प्रोसेसिंग ऑटो मोड में हुआ कर जाती थी, वन बाय वन उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता था। नेक्स्ट मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो हेलो यस सर। आई थिंक यस सर, आवाज आ रही है। 2 मिनट और हैं, मैं मल्टी प्रोग्रामिंग पे आके आपको इस पे रहने दे रहा हूँ। यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही इसको एंड कर रहा हूँ। आप में से जिन्होंने अपने नाम के आगे अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन नहीं किया था, जो बाद में आपने ज्वाइन किया है, वो अपने नाम के आगे रीनेम करके अपना एनरोलमेंट नंबर जो है उसे मेंशन करें और नेक्स्ट क्लास जब आपकी है उसी वक्त उसको ज्वाइन करेंगे। आई थिंक ये कंप्लीट होने वाला है, इसका टाइम ओवर होने वाला है, ये 2 मिनट का ही टाइम है। तो मैं ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तक इसको रख रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से हम जो आपकी शेड्यूल क्लास है उसके अकॉर्डिंग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग से। और आप लोग टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि मुझे आज की क्लास में सबको बीच में एडमिट करने की वजह से ये मेरा थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा छूट रहा है। अपने नाम के अपने
जो इस नाम से आपने अपने आप को यहाँ पे ज्वाइन कराया उसके आगे अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन करें। नेक्स्ट शेड्यूल क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगा मल्टी प्रोग्रामिंग से।